अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद ज़फ़र है। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। विटामिन डी और विटामिन K2 ये दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग, इनकी इंसानी जिस्म में दिल की कारकर्दगी पे, खून की नालियों में बहाव की सर्कुलेशन को मेंटेन रखने पे और दिल की बीमारियों से बचाने में किस हद तक प्रिवेंटिव रोल है, आज हम इस पे बात करेंगे। कन्वेंशनली विटामिन डी हम सब जानते हैं कि ये इसका ताल्लुक बोन से समझा जाता है कि ये हड्डियों की मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए एक ज़रूरी विटामिन होता है। मेडिकल साइंस इस कॉन्सेप्ट से आगे जा चुकी है। विटामिन K2 के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम विटामिन डी पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पुराना कॉन्सेप्ट यही था कि विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए, जॉइंट्स की फंक्शनिंग के लिए, दांतों की मजबूती के लिए चाहिए होता है और इसका ताल्लुक चूँकि जिस्म में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से और कैल्शियम की सर्कुलेशन से रिलेटेड है, तो ज़्यादातर इसी पे ही फोकस किया जाता था कि विटामिन डी बोन्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जदीद साइंस, जदीद तहकीक, जदीद रिसर्च में ये बताती है कि विटामिन डी का रोल सिर्फ बोन्स और हड्डियों तक महदूद नहीं है। विटामिन डी दिल की कारकर्दगी में, जो खून की नालियां हैं उनके बहाव की सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करता है और उसमें इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटरी पॉजिटिव रोल है। तो ये देखा गया है कि विटामिन डी जिन लोगों में कम होता है उनमें ये बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं उन लोगों के निस्बत जिनमें विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल होते हैं। तो ये क्या है, किस तरह काम करता है, इसको हम देखते हैं। जो खून की नालियां हैं उनमें जो स्मूथ मसल्स हैं, जो खून के फॉरवर्ड बहाव को कंट्रोल करते हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है उनमें ये बहाव उतना नॉर्मली इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना कि जिन लोगों में विटामिन डी के लेवल्स पूरे हों। तो यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस सामने आती है। जदीद तहकीक हमें ये भी बताती है कि तजर्बात से ये पता चला है कि जिन लोगों में विटामिन डी, बेसिकली एनिमल्स पे जो मॉडल्स किए गए हैं उनमें उन्होंने ये देखा कि जिन एनिमल्स में विटामिन डी के लेवल्स कम थे उनमें जो ह्यूमन सर्कुलेशन में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, जो खून के बहाव या ब्लड प्रेशर की मिकदार को, उसके लेवल्स को कंट्रोल करता है, उनमें ये अनअपोज्ड काम कर रहा था। विटामिन डी इसके रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे इसका सिग्निफिकेंट रोल था। जब उन लोगों ने इनको विटामिन डी देना शुरू किया तो ये सिस्टम बेहतर तौर पर काम करना शुरू हो गया और उनमें ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो गया, नॉर्मल होना शुरू हो गए। तो इन स्टडी मॉडल्स को ह्यूमन फिजियोलॉजी पे अगर उसे कोरिलेट किया जाए तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि विटामिन डी का रोल इंसानी जिस्म में ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 120 मिलीमीटर ऊपर वाला और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नीचे वाला, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं, ये नॉर्मल लेवल्स हैं। इनसे बढ़े तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो बहुत सारे अवामिल हैं उनमें एक ये सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। हम बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी देते हैं जो इन सिस्टम्स को कंट्रोल करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आजकल इवॉल्व कर रहा है कि ट्रीट करने से प्रिवेंट करना ज़्यादा बेहतर है। तो क्यों ना इन लोगों में विटामिन डी के लेवल्स को ऑप्टिमाइज़ किया जाए ताकि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो इस हद तक एग्रेसिव ना हो इन लोगों में कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। तो ये इसका प्रिवेंटिव रोल है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो, जिनका ब्लड प्रेशर 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयों से कंट्रोल ना हो रहा हो, उनमें विटामिन डी के लेवल्स चेक करवाए जाएं तो बहुत सारे लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे इसका थेरेप्यूटिक रोल आ जाता है कि अगर विटामिन डी उनमें देना शुरू किया जाए, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाए कमी और डेफिशिएंसी को, तो ब्लड प्रेशर बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकता है। मैं ये बताता चला जाऊँ कि 2023 में 2023 की जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की जो गाइडलाइंस हैं उनमें बाकायदा विटामिन डी का रोल इस्टेब्लिश्ड हो चुका है और ये एक इंडिकेशन में आ चुका है हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर के कंट्रोल के लिए। हार्ट फेलियर से मुराद ये है कि दिल का उसके ज़िम्मे जो काम है, जो उसने सर्कुलेशन मेंटेन करनी है, वो अगर प्रॉपर तरीके से ना कर पा रहा हो तो उसको हार्ट फेलियर कहा जाता है। उस हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में विटामिन डी का रोल सामने आ चुका है। खून की नालियों की इन्फ्लेमेशन को कम करने में, दिल के पट्ठों की इन्फ्लेमेशन को कम करने में और दिल के पट्ठों की बेहतर कारकर्दगी में विटामिन डी का पॉजिटिव रोल देखा गया है। एक नया कॉन्सेप्ट भी सामने आया है रिसेंटली, जो स्टडीज़ हुई हैं यूरोपियन स्टडीज़, उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कैपेसिटी को उन्होंने स्टडी किया है
और उन्होंने ये देखा है कि जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कैपेसिटी है, जिसको VO2 मैक्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें उन्होंने ये देखा है कि अगर विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जाए एक अप्रोप्रिएट डोजिंग में, तो ये उस VO2 मैक्स को भी बढ़ाता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रोल रिहेबिलिटेशन में भी है। तो हम 3 मॉडल्स पर बात करते हैं जब भी किसी मर्ज़ का इलाज कर रहे होते हैं, जिसमें प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन है। तो रिहेबिलिटेशन जो ख़ास तौर पे जो हार्ट अटैक्स के पेशेंट हैं या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन इस रिहेबिलिटेशन में उनकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाता है। एक चीज़ मैं ये भी बताता जाऊँ कि जो खून की नालियों की इन्फ्लेमेशन है, उसमें जब ये नालियों की इन्फ्लेमेशन होती है तो इन नालियों में क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि बाद में हार्ट अटैक्स या फालिज वगैरह का सबब बन सकते हैं। तो ये उस इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि K2, विटामिन K2 का क्या रोल है। विटामिन K जो है बेसिकली ये एक ह्यूमन बॉडी में इंट्रिंसिकली सिंथेसाइज होता है। तो जिन लोगों में विटामिन K कम हो, उनमें क्लॉटिंग के मसाइल पैदा हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग के मसाइल पैदा होते हैं। तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन जो पुराना कॉन्सेप्ट था, वो उसमें कैल्शियम लेवल्स बढ़ने की वजह से बाज़ दफ़ा खून की नालियों में भी डिपोजिशन हो जाती थी, जिससे आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन ज़्यादा पैदा होती थी। ये इन लोगों में आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन की वजह से बाद में दिल की बीमारियां और दिमाग की बीमारियां वो सामने आती थी, स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स वगैरह। तो विटामिन K2 का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ऑस्टियोकैल्सिन मॉलिक्यूल है, ये वो मॉलिक्यूल है जो खून की नालियों में कैल्शियम जमने की बजाय बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है। ये उस ऑस्टियोकैल्सिन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से खून की नालियों की बजाय जितनी भी कैल्शियम सर्कुलेट कर रही होती है वो बोन्स में ज़्यादा डिपॉजिट होती है, ताकि आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन को रोका जा सके। विटामिन डी और विटामिन K2 सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। अगर दोनों इकट्ठे मिला कर दिया जाएँ तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बेहतर करते हैं। हम इसको कंक्लूड करते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स के अलावा हार्ट की ब्लड वेसल्स की सर्कुलेशन में, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में, ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में पॉजिटिव रोल रखता है, फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन विटामिन डी की वजह से जो कैल्शियम हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि वो बोन्स में ही डिपॉजिट हो, वो खून की नालियों में डिपॉजिट ना हो, उसके लिए हमें विटामिन K2 चाहिए। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो अलग-अलग दे दिया जाए दोनों को, और एक तरीका ये भी है कि कोई हम इसको कॉम्बिनेशन फार्मूला में अपने पेशेंट को दे दें, ताकि ये है कि ये दोनों फ़ायदे सिनर्जिस्टिकली हमारे सामने आएँ। तो मार्केट में ओवर द काउंटर्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें विटामिन डी और विटामिन K2 अलग-अलग मौजूद हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें विटामिन डी और K2 को कंबाइन कर दिया गया है ताकि पिल बर्डन कम हो सके। तो सनी डी प्रो के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं सनी डी प्रो के यूज़ का, तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आप इन दोनों मॉलिक्यूल से फ़ायदा उठा सकें।